हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी ADEO एग्ज़ाम के लिए MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारा MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 3 है, जिससे पहले 2 MCQ प्रैक्टिस टेस्ट डले हुए हैं चैनल में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख लीजिए, तो आपको आइडिया होगा कि हम किस तरह से MCQ प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करते हैं, और वो आपको डेफिनेटली हेल्प भी करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ADEO नाम से, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 3 है, वो ADEO एग्ज़ाम सिलेबस जो आपका है, उसमें रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का यूनिट 2, उसमें जहाँ पे योजनाएं मेंशन है, तो योजनाओं को हम देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर आम आदमी बीमा योजना, देन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये दोनों आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आप अभी स्टार्ट किए हैं ADEO एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए। तो आप एक बात याद रखिए, ये जो सिलेबस है वो एक केवल ब्रीफ ओवरव्यू है, क्योंकि यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो किया होगा तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल वो एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब कि यदि आप ये सोच रहे हैं वाव बहुत कम है, सिलेबस तो कम है और हो जाएगा, तो ऐसा कुछ वाव फैक्टर इसमें है नहीं, क्योंकि वो केवल क्या है, ओवरव्यू है। अच्छा, इस तरह से आएगा। और यदि आप सोच रहे बहुत हार्ड है तो बहुत हार्ड भी मत सोचिए, बहुत इजी भी मत सोचो। इक्वल बैलेंस बना करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो और करते रहो, ठीक है। तो आज का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे संबंधित है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। फिर बात आती प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो आम आदमी बीमा योजना की तरह इससे संबंधित है, इसलिए हमको जब आप पढ़ें तो इन दोनों को भी पढ़िए साथ में, ठीक है। तो चलिए हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टेस्ट। ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टेस्ट है वो रहेगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पे, देन साथ में क्वेश्चन रहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी। फिर उसके बाद इसी तरह से आम आदमी बीमा योजना देखेंगे, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर हम इसी तरह क्रम में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट है हमारा, मिली वाटरशेड हैव द साइज ऑफ। मिली वाटरशेड का आकार है 50,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, 10,000 से 10,000 हेक्टेयर, देन 1 से 100 हेक्टेयर। ये वाला जो शो है, इसको मैं, ये जो वीडियो है इसको मैं अपलोड कर रही हूँ, ये प्रीमियर नहीं किया जा रहा है। तो मैं साथ में आंसर बताती जाऊँगी। आपको क्या करना है कि अपने आंसर्स को मैच करना है, देन लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपको आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपके कितने सही हुए हैं। तो इसमें से आपकी बेटर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में जो चीज़ आपको नहीं पता है वो याद हो जाएगी और जानकारी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है मिली वाटरशेड हाफ द साइज ऑफ। यदि आपने पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो वाटरशेड होता है, वाटरशेड प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम है, उसमें भूमि के आधार पर, किसके आधार पर, भूमि के आधार पर बांटा गया है इसको कि कितनी भूमि से कितने जल की निकासियाँ होती हैं। फिर उसके बाद हम उसको प्रबंधन करेंगे, मैनेज करेंगे। आपने यदि पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। यहाँ पे मिली पूछा है हमसे, तो आंसर में तो बाद में जाएंगे, पहले पता तो चल जाए कि आखिर ये डिवीज़न कैसे हुए हैं। तो देखते हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से 100 हेक्टेयर। ये किसके लिए होता है, तो ये होता है हमारा मिनी के लिए होता है। किसके लिए होता है, मिनी वाटरशेड के लिए होता है, मिनी वाटरशेड, ठीक है। फिर उसके बाद 100 है, 100 के बाद आप याद रखिए 100 से लेकर के 1000 वाला,
यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन नहीं है, तो 1 से 100 याद कर लिए, मिनी याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपको एक बार याद भी तो हो जाए। तो 100 से लेकर 1 से 100 याद करना, फिर 100 से 1000 यदि याद करेंगे तो इसको बोलना आप लोग माइक्रो, क्या बोलेंगे आप लोग, इसको माइक्रो बोलेंगे, ठीक है। माइक्रो नाम देंगे, माइक्रो वाटरशेड। फिर उसके बाद 1000 में एंड हुआ ना, 1000 के बाद में 1000 से 10,000 हेक्टेयर में आ जाना, तो उसके बाद आ जाएगा मिली, क्या आ जाएगा, मिली। तो यहाँ से क्या आपको आंसर पता चल गया आपका कि आंसर क्या है, मिली पूछा, मिली का आंसर पता चल गया। लेकिन क्या इतना ही आ जाएगा क्या, डायरेक्ट नहीं, हमको तो सब याद करना है। तो फिर उसके बाद 10,000 में एंड हुआ ना, तो 10,000 से फिर 50,000 वाला कितना होता है, सब वाटरशेड होता है, उप वाटरशेड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उप वाटरशेड, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 में एंड हुआ, फिर 50,000 से अधिक की यदि बात आती है तो वो कितना हो जाएगा, माइक्रो तो हमने देख लिया, माइक्रो कितना था, 100 से 1000 था। फिर ये 50,000 वाला क्या है, मैक्रो है। मैक्रो मतलब बड़ा होता है ना, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आपको 5 याद करने हैं, 5 वाटरशेड याद करने हैं। किस तरह से आप याद करेंगे, मिनी याद कर लेना, फिर उसके बाद आप माइक्रो याद कर लेना, मिनी माइक्रो, देन मिली याद करना, फिर उसके बाद सब याद कर लेना और मैक्रो याद कर लेना। ये चाहे आप पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, बट स्टिल एग्ज़ाम तक रिवीजन की ज़रूरत होती है। यदि किसी को लग रहा है कि आप बहुत डिटेल में समझा देते हो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप 2x में सुन लीजिए, जिससे आपका समय बच जाए। लेकिन जिसको समझना है वो धीरे धीरे ही सुने। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर पता चल गया, सी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट अंडर वाटरशेड कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के तहत केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग पैटर्न है 90-10, 75-25, 60-40, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमको जो याद रखना है वो ये है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमसे पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सेंटर और स्टेट का फंडिंग पैटर्न होता है 60:40। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज सी हियर, ठीक है। बट हमको याद क्या करना है, करेक्ट आंसर तो पता चल गया, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको पूरा पता होना चाहिए ना। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, जानिए तो पूरा जानिए या फिर मत जानिए किसी चीज़ को, है ना। तो आधा अधूरा जान के क्या करेंगे हम, तो हमको क्या याद रखना है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था वो कब आया था, हमारे देश में आया था 2009 में आया था। कब आया था, 2009-10 में चालू किया गया था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये इसमें क्या फंडिंग पैटर्न था, तो इसमें था 90:10 का फंडिंग पैटर्न था सभी राज्यों के लिए, ओवरऑल ऑल ओवर इन इंडिया पैटर्न था। केंद्रांश और राज्यांश इतना था 90 और 10 का। लेकिन क्या हुआ कि 2015 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड, जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको, और साथ में अन्य दो स्कीम भी थी, उनको मिला करके उनका नाम क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इनका नाम कर दिया गया, ठीक है। तो इसके तहत क्या निर्णय लिया गया, इसके तहत निर्णय लिया गया कि केंद्रांश और राज्यांश होगा 60:40, यानी कि प्रेजेंट में यही फंडिंग पैटर्न है, ठीक है, किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। बट लेकिन ये बोला गया ये केवल अन्य राज्यों के लिए। तो ये अन्य राज्य और बाकी कौन से, तो बोला गया जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्य जैसे कि हो गया उत्तराखंड, हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो बोला गया इसमें कि इनका ना फंडिंग पैटर्न अभी भी 90:10 ही रहेगा। इनके अलावा जितने राज्य होंगे तो उनका प्रतिशत कितना रहेगा, 60:40 हो जाएगा। ऐसा बोला गया 2015 में सरकार के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली तो ये है,
एग्जैक्टली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये है, बाकी राज्यों के लिए लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयन स्टेट्स के लिए जो है, पूर्वोत्तर और हिमालयन स्टेट्स के लिए अभी भी 90:10 है। लेकिन यहीं आपसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसकी जगह इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम बोल देता तो क्या आ जाता, आपका आंसर 90:10 आ जाता। आपने यदि पटवारी का क्वेश्चन आज का देखा होगा तो हम क्या करते हैं पता है, हम बोलते हैं प्रेजेंट का डेटा। प्रेजेंट का डेटा क्या है, अपडेट होना चाहिए। प्रेजेंट का डेटा बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट का डेटा होना चाहिए। बट जो एग्ज़ाम जो व्यापम लेता है, आपको सीख लेनी चाहिए। आप कुछ उसको क्वेश्चन पेपर को देख करके कुछ जानी ना जानी सीख ज़रूर लीजिए कि क्वेश्चन कैसे कर रहा है। क्या आपको पता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़े हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट अभी जो 2021 की आई है, हम पूरा रट डाले हैं इसका डेटा। आपने क्या देखा, उसमें 2011 का पूछा गया था। आपने देखा 2011 का पूछा गया। क्यों पूछा गया, इसका मतलब हमको समझना है कि पुराना डेटा भी पूछ रहा है, वो भी रेलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसका मतलब जब आप योजनाएं पढ़ें तो पुराने को भी पढ़ें। ये मत बोलिए कि ये वाला स्कीम तो लागू ही नहीं है। आपको पुराना भी पढ़ना है, साथ में नया भी पढ़ना है। ध्यान दे कर के ये दोनों को आप लोग को कवर करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमसे किसके लिए सुमेलित पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये क्या बोला गया है कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम डिफरेंट लेवल में होता है, यानी कि प्रबंधन का कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पे होता है। उसमें कौन कौन सी कार्यान्वयन एजेंसी हैं, इसके लिए आपसे सुमेलित करना पूछ रहा है। ठीक है, तो स्तर और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन की एजेंसियों को सुमेलित करना है हमको। आई होप यहाँ पे आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि स्टेट लेवल में पूछ रहा है। स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, SLNE क्या होता है, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी। इन शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मीडियम के क्वेश्चंस मुझे एडजस्ट करने रहते हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टेट लेवल नोडल एजेंसी, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी मैं केवल क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या है, WCDC। WCDC का मतलब क्या होता है, वाटरशेड, मैं लिख दे रही हूँ इसीलिए आपके लिए, वाटरशेड सेल कम डेटा सेंटर। वाटरशेड सेल कम डेटा सेंटर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये इसका मतलब होता है, ये आपको एज इट इज़, क्योंकि हिंदी में भी आपको WCDC लिख करके आपके एग्ज़ाम में आया तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे नहीं मैं हिंदी मीडियम का हूँ, वहाँ पे ये तो नहीं बोलेंगे ना खड़े होकर के। तो आपको इसी तरह से याद करना है। फिर उसके बाद जो परियोजना लेवल है, यहाँ पे PIA का मतलब होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। दोनों मीडियम के क्वेश्चंस एडजस्ट करने के लिए इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ग्राम स्तर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन विभाग। ये अब तक मैंने केवल क्वेश्चन को रीड किया है, मैंने आपको आंसर नहीं बताया। अब आपको आंसर अपना बताना है, पॉज कर लीजिए, आंसर बताएंगे आप लोग, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको मैच करना है। हमसे बोला जा रहा है नॉट करेक्टली मैच। हम सुमेलित तो तब कर पाएंगे, जान पाएंगे ना, जब हमको पता है कि कौन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है, सुमेलित नहीं है बोला है, तो आंसर होगा आपका D। क्या होगा, ग्राम स्तर पर भूमि संसाधन विभाग। अब बात आती है कि कैसे सुमेलित नहीं हुआ, ये याद रखिए, MCQ प्रैक्टिस टेस्ट तो है, लेकिन किसके लिए, जो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे एनरोल स्टूडेंट हैं, ये उनका टेस्ट हो रहा है। लेकिन जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है या फिर जो और कहीं से पढ़े हैं, तो वो भी तो देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसीलिए ये आपके लिए लेक्चर है, क्योंकि मैं ये MCQ में ही आपका पूरा योजना कवर कर रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है।
क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है वो विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है, इसका प्रबंधन किया जाता है। वाटरशेड का विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम के तहत में प्रबंधन होता है। क्या होता है मंत्रालय लेवल पर, और वो कौन सा मिनिस्ट्री लेवल बोला जाता है, ठीक है। यानी कि वो मिनिस्ट्री लेवल यदि बोला है इसका मतलब वो केंद्र लेवल यानी कि केंद्रीय स्तर की बात कर रहा है। मंत्रालय मिनिस्ट्री लेवल बोल दिया यानी कि केंद्र स्तर की बात कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, भूमि संसाधन विभाग क्रियान्वित एजेंसी बन जाती है, ठीक है। कौन बन जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। इसके अंदर में स्टीयरिंग कमेटी का गठन होता है, इसके अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत इस समिति का गठन होता है। उसके जो सचिव होते हैं वही कार्यान्वयन अधिकारी कहलाते हैं। कौन सा स्तर है ये, सेंट्रल लेवल है, केंद्र स्तर है, ठीक है। फिर आता है केंद्र के बाद हम आ जाते हैं राज्य पर। तो राज्य में कौन क्रियान्वित करता है इस कार्यक्रम को, तो स्टेट लेवल नोडल एजेंसी होती है, वो करती है, यानी कि राज्य के स्तर पर होती है। फिर राज्य के बाद हम जिला में आ जाएं तो जिला में क्या होता है, वाटरशेड, ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए। वाटरशेड सेल कम डेटा सेंटर, ये कहाँ पे होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, ठीक। फिर आता है परियोजना स्तर आते हैं। तो परियोजना स्तर पर कौन करता है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, कार्यान्वयन भी बोलते हैं हम। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी इम्प्लीमेंट करती है, कार्यान्वित करती है। तो परियोजना स्तर पर प्रोजेक्ट है ना, परियोजना है, तो बात आती है कि है कौन ये एजेंसी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी है कौन, तो ये कौन होते हैं, जैसे कि हो गया पंचायत जो हो जाती हैं, पंचायत, या फिर सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियाँ, सरकारी या फिर गैर सरकारी एजेंसियाँ, नॉन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को ही हम क्या बोलते हैं, PIA, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बोलते हैं हम। किसको, पंचायत को, सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को हमने नाम क्या दे दिया, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, हमने इनका नाम दिया है। और ये क्या करते हैं, परियोजना स्तर पर इसको क्या करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्तर पर ये तो अनमैच्ड है ना, इसका मतलब आंसर तो और ही कुछ होगा। तो क्या है इसका आंसर, हमको ध्यान क्या देना है, एग्जाम में आपके पूछा गया है, 2017 के पेपर में आया है ये, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वाटरशेड कमेटी होती है, वाटरशेड समिति जिसको हम बोलेंगे, वाटरशेड कमेटी होती है, वो ग्राम स्तर पर इसका कार्यान्वयन का कार्य करती है। हमको अब याद क्या करना है, ये वाटरशेड कमेटी, ये WC क्या है, तो वाटरशेड कमेटी का गठन कौन करता है, हमको अब याद करना है कौन करता है, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा कि ग्राम स्तर पर कौन होते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ, ये तो मिनिस्ट्री लेवल के केंद्र स्तर पर है, यहाँ पे वाटरशेड कमेटियाँ होती हैं, समितियाँ जिसको हम बोलेंगे कमेटीज़, वाटरशेड कमेटीज़ होती है। ये जो वाटरशेड कमेटीज़ होती हैं इनका गठन कौन करता है, तो वाटरशेड कमेटी का गठन करते हैं ग्राम सभा, कौन करते हैं, ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा। तो ये कार्य क्या किए, ये जो क्षेत्र स्तर होते हैं ना, जो बोलते हैं क्षेत्रीय स्तर जिसको हम बोलते हैं फील्ड लेवल पे ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती हैं, यानी कि निचले स्तर पर कौन देखरेख कर रहा है, तो उसका नाम क्या दे दिए, वाटरशेड कमेटी दे दिए हैं उनका नाम, ठीक है। और इनमें सदस्य कितने होते हैं, तो इनमें ना कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, एटलीस्ट 10 मेंबर होने चाहिए इनके में, इस समिति में एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। जिसमें से ये 10 में आधे सदस्य जो होंगे ना, 10 में जैसे 10 सदस्य हो गए, उसमें से आधे सदस्य ना जो स्व सहायता समूह हो गए या फिर SC ST हो गए और साथ में महिलाएं हो गई, ये होने चाहिए आधे सदस्य, तो ये लोग होने चाहिए, ठीक है। साथ में एक चीज़ और याद कर लेना, आप लोग याद कर रहे हैं तो एक चीज़ और याद कर लेना, क्या याद कर लेंगे कि ये जो PIA होते हैं ना, ये जो PIA होते हैं इसमें ना
तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं 3 से 4, तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं 3 से 4। और ये किसके होते हैं? तो वाटरशेड डेवलपमेंट टीम के होते हैं। वाटरशेड जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि क्या बात बताई जा रही है और यहाँ पे किस तरह से आपको योजना को कवर करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। तो पढ़िए पहले, फिर उसके बाद MCQ लगाइए तो पता चलेगा आपको। तो वाटरशेड डेवलपमेंट टीम होती, इस टीम में 3 से 4 क्या होते हैं? 3 से 4 तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो परियोजना स्तर पर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन एजेंसी के होते हैं ये, ठीक है। तो उसका भी एक सदस्य ये वाटरशेड कमेटी का मेंबर होता है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो और ये आपके लिए मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है। Which of the following statement is not true with respect to Neeranchal National Watershed Project? It is World Bank assisted project undertaken by Government of India. It is 100% funded by World Bank. It is implemented by Ministry of Rural Development. It supports इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना है। यह विश्व बैंक द्वारा 100% वित्त पोषित है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह जल संसाधनों के सुधार और संरक्षण के लिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का समर्थन करता है। बताइए क्या है यहाँ पे? जो हमारा करेक्ट आंसर है सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये 100% वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये 50% वर्ल्ड बैंक से असिस्टेड है, ठीक है। अब बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो पूरे सही हैं, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप लोग याद कर लीजिए, नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के संबंध में इन चारों को याद कीजिए, साथ में यहाँ पे 50% बस कर दीजिए और बिल्कुल इसको रट लीजिए आप लोग। नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को, ये क्या होता है? ये 9 राज्यों में क्रियान्वित है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, फिर उसके बाद कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात के बाद झारखंड में है। 9 राज्य मैंने बोला ना, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। इन 9 राज्यों में नीरांचल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये चल रहा है, जो कि विश्व बैंक से यहाँ पे 50% की फंडिंग मिलती है इस परियोजना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के तहत इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया था, क्योंकि अब इसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसलिए था बोल रहा है। तो कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है, लागू किया गया था। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना की नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री है कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किसको कंप्लीट कर लिया? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं आम आदमी बीमा योजना के MCQ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो, यानी कि यदि हम सीक्वेंस से चले तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड्स डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर अंडर हाउ मेनी आइडेंटिफाइड वोकेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। आम आदमी बीमा योजना कितने चिन्हित व्यावसायिक समूहों, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के तहत मृत्यु और विकलांगता, जिसको हम बोलेंगे दिव्यांगता, कवर प्रदान करता है? 45, 46, 47, 48। बताइए
कितने चिन्हित, यहाँ से तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि अच्छा आम आदमी बीमा योजना है, इसका मतलब वो डेथ और डिसेबिलिटी कवर प्रदान करती है। बिल्कुल, ये तो रटा गया हमको। ये किसके द्वारा ये बीमा योजना है, इसको कभी कभार LIC बीमा योजना भी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल गया, अच्छा कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, इसको ऑथराइज किया, एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया गया, यानी कि इसके प्रशासनिक अमले कौन से हैं, वो तो है LIC। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी आइडेंटिफाइड समूहों को, ये व्यावसायिक समूहों को ये समाये हुए हैं, यानी कि किसके लिए है ये, कितने लोगों को ये चिन्हित करके कि अच्छा ये ना आपको ही दिया जाएगा। तो ये आपको वाले कौन है, ये 48 है, ये आपको दिया कि आपके लिए है। सरकार क्या बोली है कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है 48 वोकेशनल ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स लैंडलेस हाउस होल्ड्स को सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि हम ना ये हम चिन्हित कर रहे हैं, यदि आप इनको बिलोंग करते हो ना, यदि आप यहाँ से हो तो हम आपके लिए ये आम आदमी बीमा योजना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड्स डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ। अभी यहाँ पे हमको पता चल गया, अच्छा ये ना डेथ और डिसेबिलिटी कवर देती है, मृत्यु और दिव्यांगता के लिए कवर प्रदान करती है, लेकिन आयु भी तो पता होनी चाहिए ना कि कौन है, किसको दे रही है। तो ये किसको देती है, 18 से लेकर यानी कि 18 to 59 ईयर्स के लोगों के लिए है। कौन, आम आदमी बीमा योजना, किसके द्वारा, LIC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अंडर आम आदमी बीमा योजना द प्रीमियम टू बी चार्ज इनिशियली विल बी, यानी कि आम आदमी बीमा योजना के तहत शुरू में चार्ज किया जाने वाला प्रीमियम होगा 200 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष, 289 प्रति सदस्य प्रति वर्ष, 330 प्रति वर्ष प्रति सदस्य, 12 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष। बताइए क्या है। तो हमको क्या, अच्छा आम आदमी बीमा योजना ना डेथ और डिसेबिलिटी कवर प्रदान करती है, तो ये हमको तो पता चल गया 18 to 59 है, लेकिन कभी भी बीमा योजना जो होती है वो क्या बिना हमारी कुछ पटाए हमको मिल जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं मिलती। हमको क्या करना पड़ता है, पहले प्रीमियम भरना पड़ता है। तो प्रीमियम भरना पड़ा, अच्छा तो कितने का प्रीमियम हम देंगे, हमको ये बात बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। कितने का प्रीमियम इस योजना के तहत है, आम आदमी बीमा योजना। तो इसमें बताया गया है कि आम आदमी बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम हमको पटाना था, यानी कि अब तो इसका नाम बदल चुका है, आम आदमी बीमा योजना इसका नाम बदल चुका है। ठीक है, तो प्रीमियम जो हमको पटाना था वो था 200 रुपये पर एनम पर मेंबर। ठीक है, 200 रुपये। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्कॉलरशिप बेनिफिट अंडर आम आदमी बीमा योजना विल बी प्रोवाइडेड टू मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरी। आम आदमी बीमा योजना के तहत छात्रवृत्ति लाभ लाभार्थी की अधिकतम कितने बच्चों को प्रदान किया जाएगा। केवल एक केवल एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, कोई छात्रवृत्ति लाभ नहीं दिया जाता। बताइए क्या होता है। मैं तो डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ, आपको तो पॉज करके अपना आंसर देना है ना। जैसे ही आप क्वेश्चन देखें पॉज कर लीजिए, अपना आंसर बताइए, यानी कि टिक लिख लीजिए, बताइए, मन में सोच लीजिए, फिर लास्ट में बताइए कि कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या याद करना है, हमको तो ये बात अब तक कितनी बातें याद होगी, पहले तो आप ये देखिए अब तक हमने क्या क्या याद कर लिया। आम आदमी बीमा योजना में हमने ये याद कर लिया फर्स्ट थिंग, तो हम आप लोग ये याद कर लीजिए कि ये जो है आम आदमी बीमा योजना कब आई है, 2013 में आई है। ठीक है, 2013 में आम आदमी बीमा योजना आई है। लेकिन प्रेजेंट में क्या हुआ है कि 2019 में आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों को मिला दिए हैं। ये तीनों अब एक ही हो गए हैं,
ये तीनों एक हो गए हैं 2019 में। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन यदि पूछता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ बातें हमको अंदर की पता होनी चाहिए। अंदर की बातें मतलब एग्जैक्टली है क्या ये योजना, ये पता होना चाहिए। तो हमने आम आदमी बीमा योजना में अच्छा ये याद कर लिया, जो ना 18 से ना 59 ईयर्स के लोग हैं, ये उनके लिए ये योजना है। फिर बात आती है कि हमको कितना पटाना है, हमको ना 200 रुपये प्रति वर्ष पटाना है, प्रति सदस्य प्रति। लेकिन ये जो है ये कहाँ के हैं, तो सरकार ना 48 व्यवसायों को चिन्हित कर ली है। यदि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, या फिर भूमिहीन मजदूर हैं, तो ये उन्हीं को देगी, बाकी हर किसी के लिए नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद 200 रुपये का हमको प्रीमियम भी पटाना है। फिर बोलते हैं ये जो लाभार्थी है ना, जो 18 से लेके 59, उनकी यदि 2 बच्चों को मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस को ये क्या करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप बेनिफिट देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। फिर बात आती है अच्छा बचपन से देने लग जाएंगे क्या, नहीं बचपन से नहीं देते। तो फिर कहाँ से देते हैं, तो फिर ना 9 जब बच्चे ना 9 to 12 यानी कि उनकी स्कूलिंग यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए देते हैं। तो यहाँ से हमको बिल्कुल याद हो गया, अच्छा 2 बच्चों को देते हैं, ये 2 में वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक जब पढ़ाई करते हैं तब देते हैं। लेकिन अच्छा ये तो बताइए ये पैसे कितने देते हैं, तो बिल्कुल पैसे कितने देते हैं, ये 100 रुपये। कितना देते हैं, 100 रुपये देते हैं। यानी कि 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों को देंगे, ये नहीं कि दोनों को मिला के देंगे, दोनों को 100 रुपये देते हैं। तो बोले कि 9 से लेकर के 9वीं से 12वीं तक देते हैं। तो ये क्या करते हैं, 9 से लेकर 12वीं तक जो 100 रुपये देते हैं, उसमें ये बोले हैं कि हम ना हाफ ईयरली पे करेंगे। ये दे कौन रहा है, LIC दे रहा है। बिल्कुल आपको तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, है ना। हम ना आपको हाफ ईयरली पे करेंगे, यानी कि 6 महीनों में पे करेंगे। तो अब सवाल उठना चाहिए 6 महीना गिन कैसे लेते हैं, ये गिनते कैसे हैं। तो हमको ये बिल्कुल हाफ ईयरली 6 महीना जो 6 माह क्या बोलते हैं हम लोग, 6 माह हमें जो देते हैं, तो 1 जुलाई को दे देते हैं, ये 1 जुलाई को देंगे। और कब देते हैं, 1 जनवरी को देंगे, 1 जुलाई और 1 जनवरी को देंगे। तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। किसके तहत ये याद करोगे आप, आम आदमी बीमा योजना के तहत याद करोगे। आपने नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ पे समझ रही हूँ आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ना, यही पूरी इन्फॉर्मेशन है इस योजना के तहत। आप पॉइंट्स बनाइए, लिखिए, याद कीजिए। आपका एग्ज़ाम आप इतना यदि कर रहे हैं ना, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, ये बात को याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी पेएबल अंडर आम आदमी बीमा योजना ऑन डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवर। बीमा कवर की अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर आम आदमी बीमा योजना के तहत देय राशि क्या है, यानी कि कितना देते हैं। 200 रुपये, वाह हमसे 200 रुपये ले लिए, दे कितना रहे हो ये तो बता दो। समझ में आ रहा है ये ना, आप लोग ना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे ना, तो आपको भी मज़ा आएगा। नहीं तो योजना ना बहुत बोरिंग कर देगी आपको, कि इतनी सारी योजना है, अरे यार कितना याद करें, याद नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट लेके पढ़िए कि आप लोग बात कीजिए, किससे बात करोगे, योजना से बात करो कि मैं तुमको 200 रुपये पटाऊंगा, तुम कितना दोगे। ऐसे करके स्टडी किया करो, बोरिंग मत बनाया करो अपनी स्टडी को, एकदम इंटरेस्टिंग बनाया करो और पढ़ा करो, ठीक है। तो बात आती है कि 200 रुपये तो ले लिए, ये दे कितना रहे हो, अच्छा बताओ। तो बोले कि चिंता मत करो, हम वो भी बताएंगे। तो क्या बताएं ये, तो हमसे तो बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोला जा रहा है, मृत्यु होने पर, किस कारण से, दुर्घटना के कारण। ये याद रखना है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर है, मृत्यु या दिव्यांगता कवर तो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लेकिन दुर्घटना के कारण मृत्यु बोल रहा है, यानी कि एक्सीडेंटल कवर बोल दिया। तो हमको ये याद होना चाहिए, इसके लिए तो हमको चीज़ें पूरी याद हो जानी चाहिए, क्या क्या